हेलो एवरीवन, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी। हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था वो था कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर वेरियस हेड। राइट, एक एक करके सारे हेड्स के बारे में बात करेंगे, पांचों हेड के बारे में। पहले हम सैलरी हेड को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। देखो, देयर आर सेपरेट सेक्शंस इन द इनकम टैक्स एक्ट फॉर कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम अंडर ईच हेड विच इज एज अंडर। ये 5 हेड होते हैं हमारी इनकम जो टैक्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए। राइट, आपको ये लाइन वाइज याद रखने हैं और इनके सेक्शन भी मैंने गिवन यहाँ पर दे रखे हैं। आपको क्या करना है, इनको लर्न करना। अभी फिलहाल लर्न करो। नंबर 1 आता है हमारा सैलरी हेड। सेकंड नंबर पर आता है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर पर आता है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। फोर्थ नंबर पर आता है कैपिटल गेन और फिफ्थ नंबर पर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपको याद करने हैं सेक्शन। सबसे पहले सैलरी मतलब एस मतलब 15 से, ठीक है। तो सेक्शन 15 से लेकर 17 तक सेक्शन रहने वाले हैं आपके सैलरी हेड में। सबसे पहले आपकी जब टोटल आप इनकम कैलकुलेट करते हो ना, जिसके ऊपर टैक्स लगता है, पहले आपकी GTI निकल कर आती है। मीनिंग ये पाँचों हेड आप टोटल करोगे। राइट, जैसे ही आप ये टोटल कर लोगे ना, उसके बाद इसके अंदर आप क्लबिंग इनकम डालोगे, सेट ऑफ यू वो भी ऐड करोगे। उसके बाद आपकी GTI निकल कर आएगी, ग्रोस टोटल इनकम। फिर उसमें से आप डिडक्शन माइनस करोगे 80C से लेकर 80U तक। उसके बाद आपकी टोटल इनकम निकल कर आएगी, जिसको टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। समझ में आई बात? फिर उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये जो 5 हेड है ना, इनकी इनकम अलग अलग देखेंगे हम कि सैलरी की कैसे करेंगे, फिर हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैसे कैलकुलेट करेंगे, PGBP की कैसे करेंगे, कैपिटल गेन की कैसे करेंगे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको याद करने सबसे पहले वाली स्लाइड में सेक्शन। यस, सैलरी का आपको याद हो गया होगा, सेक्शन 15 से लेकर 17 तक। दूसरे नंबर पर आता है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा जी, घर हमने बनाया 22 साल, 22 साल से लेकर 27 साल तक हम अपना घर बना सकते हैं। तो हमने 22 और 27 याद रह गया, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट, PGBP प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इसके अंदर हमारा 28 से लेकर 44 तक चलेगा। देखो, जब हम PGBP वाला ऐड करेंगे ना, तो उसके अंदर बहुत सारे डिडक्शन आने वाले हैं 44 की। तो ये तो आपको याद रहेगा। 27 साल तक आपने घर बनाया तो 28 से शुरू हो गया, 28 से लेकर 44 तक, ठीक है। उसके बाद आया आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्या आया, 45 से लेकर 55 तक। 44 हो गया, PGBP की 44 तक होगी। फिर कैपिटल गेन 45 से 55 लर्न हो गया, बिल्कुल आसान था। अब रह गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके अंदर क्या आ जाएगा, 56 से लेकर 59। तो आंख बंद करो, फिर फटाफट बताओ मुझे, सैलरी का हेड की इनकम जो होगी वो आपकी कौन से सेक्शन में आएगी, 15 से 17। वेरी गुड, मैं भी आंख बंद करे हुए हूँ, आप भी आंख बंद करो। दूसरे नंबर पर आ रहा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितने साल से घर बनाना, 22 साल से लेकर 27। अगला 28 से 44। अगला 45 से 55 और उससे अगला बताओ देखना नहीं है, 56 से 59, 59। राइट, तो हो गए हमारे सारे सेक्शन याद, पक्के हो गए। चलो आगे करते हैं। सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब हम करेंगे सैलरी हेड को टिप्स पर, सैलरी के बारे में जानेंगे। चलो देखो, सैलरी का मीनिंग क्या है, एनी रेम्युनरेशन पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ हिज सर्विसेज इज कॉल्ड सैलरी। अच्छा, ये क्या मतलब हुआ कि कोई भी रेम्युनरेशन जो कि पे की जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को इन कंसिडरेशन ऑफ सर्विसेज। भाई उसने ना सर्विसेज दिया आपको, तब आप पे कर रहे हो, फ्री में नहीं कर रहे हो। आप सर्विस ले रहे हो, आप एम्प्लॉयर हो, आप सर्विस ले रहे हो, उसके बदले में, कंसिडरेशन के बदले में जब आप किसी को कुछ देते हो तो उसको सैलरी बोला जाता है। समझ में आई बात? नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दोज बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर विच आर टैक्सेबल। ओके, आपको अगर एम्प्लॉयर कोई मॉनेटरी बेनिफिट दे रहा है वो भी सैलरी में आएगा, साथ के साथ आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ परक्यूजिट, जो हम आगे बात करेंगे, वो बेशक बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट दे रहा हो, फिर भी हम उसको कन्वर्ट करके मॉनेटरी में उसको लिखेंगे और वो भी क्या होगी, हमारी टैक्सेबल। तो सैलरी का मतलब ये नहीं है जो आपको कंसिडरेशन मिल रहा है, मीनिंग आपको ये मिल रहा है, ये पकड़ो सैलरी।
ये आपकी सैलरी हुई 80,000 रुपीज़। नहीं, उसके साथ साथ अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मॉनेटरी बेनिफिट दे रहा, मॉनेटरी में वैल्यू दे रहा, या फिर कोई फैसिलिटी दे रहा, जैसे कार की फैसिलिटी दे दी, आगे हम बात करेंगे, ठीक है, तो वो भी हमारी इंक्लूड होगी इनकम के अंदर, और वो भी टैक्सेबल है अंडर द हेड सैलरी। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो अब हम देखेंगे अंडर सेक्शन 15, जो मैंने बोला था ना, क्या बोला था मैंने, 15 से 17 सैलरी के अंदर आने वाले। तो 15 सेक्शन में आपको सैलरी का मीनिंग बताया हुआ है कि सैलरी में आप क्या क्या इंक्लूड करो। पहली बात तो ये याद रखना, आपके ऊपर टैक्स लगता है प्रीवियस ईयर की इनकम पर, करंट ईयर में टैक्स लगता है। आपको पता है इस बात का? पता है, बिल्कुल। तो आपकी इनकम भी कौन सी होनी चाहिए? प्रीवियस ईयर की। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनो, ध्यान से, बिल्कुल यहाँ पर स्क्रीन पर ध्यान लगाओ। द फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। नंबर 1, the salary due from an employer or former employer to an assessee in the previous year whether paid or not। जरूरी नहीं है कि आपको पे ही की गई हो, पे हुई हो या ना हुई हो, अगर प्रीवियस ईयर में आपके एम्प्लॉयर के द्वारा या किसी फॉर्मर एम्प्लॉयर के द्वारा आपको सैलरी ड्यू हुई है तो वो आपके सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। नंबर 1 पॉइंट क्लियर? वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट, द सैलरी paid or allowed to him in the previous year by or on behalf of an employer or a former employer through not due or before it becomes due to him। कह रहा है, दोबारा से ध्यान दीजिए, आपका दोबारा से पढ़ो। सैलरी पे और अलाउड टू हिम, मीनिंग सैलरी पे कर दी गई है या फिर अलाउ हो गई है प्रीवियस ईयर में किसी एम्प्लॉयर के बिहाफ पे या किसी फॉर्मर एम्प्लॉय के बिहाफ पे, जो कि पहले ड्यू नहीं हो रखी थी लेकिन अब हुई है वो ड्यू, तो वो भी आपकी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, एनी एरिया ऑफ सैलरी पे और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर बाय on or behalf of an employee or a former employee if not charged to income tax for any earlier previous year। कह रहा है कोई भी सैलरी पे की गई है या फिर अलाउ की गई है प्रीवियस ईयर में किसी एम्प्लॉय के बिहाफ पे या फिर किसी फॉर्मर एम्प्लॉय के बिहाफ पर, लेकिन एक बात याद रखो, किसी पहले सालों में उस पर टैक्स नहीं दिया गया तो अब के साल में उस पर टैक्स लगेगा। समझ में आई बात? तीनों पॉइंट क्लियर हुए क्या? अगर प्रीवियस ईयर में कोई सैलरी मिली है, मीनिंग ड्यू हुई है, या तो वो मिल रही है या मिली नहीं है, ड्यू हो रखी है, तो वो टैक्सेबल होगी। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर में मतलब सैलरी पे की गई है प्रीवियस ईयर में किसी एम्प्लॉयर के द्वारा या फिर फॉर्मर एम्प्लॉयर के द्वारा, लेकिन वो ड्यू नहीं हुई है, उससे पहले कभी ड्यू नहीं हुई थी, अब ड्यू हुई है, तो वो मानी जाएगी। तीसरे नंबर पर, पहले कभी ड्यू हो रखी थी लेकिन उसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया गया, तो अब की बार टैक्स आपको पे करना ही करना है। तीनों पॉइंट लर्न हो गए अंडर सेक्शन 15। डन। चलो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और 2 देखो ध्यान से। If any salary pay in advance is including in total income of any person for any the previous year, अगर कोई सैलरी एडवांस में पे की गई है और वो उसकी टोटल इनकम में किसी पर्सन की में प्रीवियस ईयर में वो टोटल इनकम में जुड़ चुकी है, इट शैल नॉट बी इंक्लूडेड अगेन इन द टोटल इनकम, तो उसको दोबारा से आप इंक्लूड नहीं करोगे। ऑफ द पर्सन आएगा ये व्हेन द सैलरी बिकम्स ड्यू। देखो पहले वो टोटल इनकम जब भी इससे पहले ईयर में, मान लो उससे पहले ईयर में प्रीवियस ईयर में वो टोटल इनकम जब उसकी कैलकुलेट हुई होगी ना, उस टाइम पे वो ड्यू हुई होगी, तो उस टाइम पे टोटल इनकम में इंक्लूड कर दी होगी। तो नेक्स्ट ईयर में हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बेशक वो उस साल मिली हो, क्योंकि वो पहले जुड़ चुकी है और उस पर टैक्स हम दे चुके हैं और डबल टैक्स हमें नहीं देना है। समझ में आई बात? सेकंड सुनो, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये क्या कह रहा है। एनी सैलरी बोनस कमीशन, एनी सैलरी bonus commission for remuneration due to or received by a partner of a firm from the firm आएगा ये, shall not be regarded as a salary for the purpose of section 15। पता है ये कह रहा है ये भी सैलरी में इंक्लूड नहीं होगी। क्यों? कह रहा है कोई भी सैलरी बोनस कमीशन या रेमुनरेशन वो ड्यू हो चुका था और किसी पार्टनर को रिसीव हुआ था, तो उस टाइम पर जब वो पार्टनर को रिसीव हुआ था तो फर्म ने अपना फुल जो उसका मैक्सिमम अमाउंट है उससे टैक्स दे दिया होगा, तो अब
अब दोबारा से सैलरी हेड में उस पर टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आई बात? बिल्कुल क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी, मीनिंग कहाँ पर माना जाएगा कि आपको वो सैलरी आपको इंक्लूड करनी है अपनी टोटल इनकम में। नंबर 1, इफ एनी इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी इज अर्न इन इंडिया इट इज डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। कह रहा है कोई भी इनकम अगर वो सैलरी हेड में टैक्सेबल है, और कब मानी जाएगी वो? अगर वो इंडिया में रिसीव हो रही है। समझ रहा? इफ एनी इनकम टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी इज अर्न इन इंडिया, वो इंडिया में अर्न की जा रही है तो उसको डीम मानेंगे, एक्रू और अराइज भी वो इंडिया में हुई है। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन एम्प्लॉय इन इंडिया गोज ऑन टू लीव आउटसाइड द कंट्री, लीव आएगा, ये लीव मतलब छोड़कर जा रहा है, आउटसाइड द कंट्री एंड थ्रो हिज सैलरी फॉर द लीव पीरियड देयर द लीव सैलरी शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अर्न इन इंडिया। ये कह रहा है अगर कोई पर्सन एम्प्लॉय था इंडिया में, मतलब जब वो काम कर रहा था तब वो इंडिया में था, अब वो LEAV लीव आएगा, अब वो आउटसाइड द कंट्री मतलब अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो अब वो सैलरी वहाँ पर जाकर, और जब वो छुट्टियाँ मना रहा है ना उस पीरियड में वो वहाँ से ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉ मतलब बाहर निकाल रहा है सैलरी, ठीक है, उस टाइम पर, तो वो भी इंडिया में अर्न की गई है ना, तो वो भी इंडिया में ही डीम्ड मानी जाएगी और आपको इंडिया में ही टैक्स देना पड़ेगा उस सैलरी के ऊपर। समझ में आई बात? थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? इफ अ पर्सन आफ्टर हैविंग सर्व्ड इन इंडिया रिटायर्ड फ्रॉम सर्विसेज एंड सेटल आउटसाइड इंडिया द पेंशन लोन बाय हिम इन द फॉरेन कंट्री विल बी डीम्ड टू हैव बीन एज इन इंडिया एंड विल बी ट्रीटेड एज इंडियन। पता है क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पर्सन था, वो रिटायर हो गया, उसने पहले सारी सर्विसेज इंडिया में दी, अब वो रिटायर हो गया और अब वो दूसरे देश में जाके बस गया, वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ, उसकी पेंशन आ रही है, तो जो पेंशन वो वहाँ पर रिसीव कर रहा है ना वो इंडिया की इनकम मानी जाएगी और इंडिया में ही उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? In the case of a citizen of India who is a government employee and is transferred to one of its office outside India will be liable to pay tax to Indian government on his salary which is answer and the sees outside India allowance and perquisite received by him in the foreign country from the Indian government is exempt from tax। ये क्या कह रहा है? कोई सिटीजन इंडिया का था, गवर्नमेंट ने उसको ये कह दिया ऑफिस पर्पज़ के लिए, गवर्नमेंट ने उसको बाहर भेज दिया, जैसे कि जो UPSC के एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको भेजते हैं, ठीक है, तो वो भेज दिया, तो वो गवर्नमेंट के थ्रू गया वहाँ पर, अब उसको जो सैलरी मिल रही है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, लेकिन अगर उसको कोई अलाउंस या परक्यूजिट बाहर इंडिया से बाहर रिसीव होता है तो वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होते हैं। ये बात आप याद कर लो। समझ में आई बात? ठीक है, चारों पॉइंट पक्के समझ में आ गए? वेरी गुड। अब कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सैलरी के रिगार्डिंग, एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सैलरीज में। सबसे पहला पॉइंट आता है सैलरी। सैलरी का मीनिंग क्या है? देखो ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान लगाकर। सैलरी का मतलब क्या होता है, मीनिंग किसको सैलरी कब मानेंगे हम? चाहे देखो सर्वेंट हो, चाहे कोई पब्लिक एम्प्लॉय हो, चाहे कोई प्राइवेट एम्प्लॉय हो, चाहे कोई बिल्कुल हाई पोस्ट पे हो, चाहे बिल्कुल लो पोस्ट पे हो, कोई भी हो, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग टू अगर वो सर्विस दे रहा है और उसके बदले में वो कंसीडरेशन रिसीव कर रहा है तो वो सैलरी हेड में माना जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट ने कोई भी डिफरेंस नहीं बताया है कि लेबर को जो वेज मिल रहा है और हाई ऑफिसर की पद पर जो ऑफिसर बैठा है उसको जो सैलरी मिल रही है, उन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर वो कमा रहे हैं तो उनके हेड के अंदर भी टैक्सेबल होगी और अगर लेबर कमा रहा है तो लेबर के हेड पर भी। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आ गया सैलरी का मीनिंग क्या है। ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है फॉरेन सैलरी एंड पेंशन। इसका मतलब क्या है? फॉरेन गवर्नमेंट आपको सैलरी प्रोवाइड कर रही है, आपको पेंशन दे रही है, तो वो टैक्सेबल है। लेकिन मैंने बताया था अभी, अगर आप फॉरेन में जाके काम कर रहे हो और आपको अलाउंसेस या परक्यूजिट रिसीव होता है तो वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है।
समझ में आई। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, मीनिंग आपका रिलेशनशिप होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो जब वो टीच कर रहा है तो उसको जो मिल रही है वो सैलरी है, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। बट वही टीचर अगर उसके एग्जामिनेशन के अंदर ड्यूटी लग जाती है तो वहाँ पर उसको क्या करना है, ये देखना है कि कोई बच्चा, मतलब एग्जामिनेशन में ड्यूटी लगी हुई है तो वहाँ पर उसको अलग से कुछ मिलता है, तो वो सैलरी में नहीं आएगा, वो उसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, सैलरी ऐड में नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता, वो डायरेक्ट वहाँ से यूनिवर्सिटी से फंड आता है डायरेक्ट। समझ में आई बात। तो अब समझ में आया कि अगर हम सैलरी ऐड में लेकर जा रहे हैं तो वो ये देखेंगे कि सामने से जो इनकम आ रही है वो आपकी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से आ रही है या फिर किसी दूसरे रिलेशनशिप की वजह से आ रही है। जैसे अगर हम बात करें सेलिंग एजेंट को, हम ये कह रहे हैं कि आप जितने सेल करवाओगे हम आपको देंगे, तो वो उसकी पीजीबीपी की इनकम है। समझ में आई, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन की, वो उसका बिजनेस है। समझ में आई बात। इसीलिए उसको हम ये नहीं कहेंगे सैलरी हेड में आएगी, ये इसकी सैलरी है, नहीं। अब क्लियर हो गया, थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। अब है फोर्थ, सैलरीज एंड प्रोफेशनल इनकम के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखो इसको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं, सैलरी और प्रोफेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं बात करूँ एक लॉयर की, ठीक है, तो लॉयर क्या होता है, हमें पता है ना, 11th क्लास में कॉमर्स में हमने ये पढ़ा था कि प्रोफेशन के अंदर 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक तो सीए आता है, एक डॉक्टर आता है, एक लॉयर आता है। समझ में आई बात। अगर वो अपनी इनकम कमा रहे हैं तो वो उनकी पीजीबीपी के अंदर आएगी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। लेकिन यहाँ पर उसकी सैलरी में भी आ सकती है। पता है कब आएगी सैलरी में, अगर वही सेम टू सेम वही लॉयर अगर किसी कंपनी में लीगल एडवाइजर बन जाता है तो क्या वो कंपनी उसको उसके बारे में अलग से लॉयर को अलग से पेमेंट करेगी ना, तो वो उसकी सैलरी मानी जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ वो वहाँ पर लीगल एडवाइजर का काम कर रहा है, उस कंपनी में उन्होंने हायर किया हुआ है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया सैलरी और प्रोफेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, ये लास्ट पॉइंट है, फिर हम नेक्स्ट वाले दिन आगे हम करेंगे। ठीक है, रिसीट फ्रॉम अ पर्सन अदर देन एन एम्प्लॉयर, मीनिंग आपको रिसीट रिसीव हुई है किसी पर्सन के द्वारा अदर देन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से अलग। तो ये एक तरीके से वही आ गया कि आपको रिसीव हुई है, ठीक है, पर किसी दूसरे पर्सन के द्वारा रिसीव हुई है, एम्प्लॉयर से रिसीव नहीं हुई, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी, सैलरी हेड में नहीं आएगी। जैसे वही बात, अगर एक टीचर है, प्रोफेसर है, वो कॉलेज में प्रोफेसर है, ठीक है, तो उसको जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर उसके एग्जामिनर ड्यूटी लगी तो उस यूनिवर्सिटी या फिर उस बोर्ड से उसको, अगर स्कूल में लगी तो बोर्ड से, वहाँ से उसको अलग से परक्यूजिट रिसीव होगी। समझ में आई बात, अलग से रिसीव होगी, तो वो क्या आएगी, उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, वो सैलरी हेड में नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहीं तक करो, इसको बहुत अच्छे से दोबारा से रिवाइज करो। हम आगे करेंगे नेक्स्ट, कल हम दोबारा से अच्छे से करेंगे, दोबारा से ये नहीं करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। इसी तरीके से हम सारे हेड करेंगे, पहले सैलरी हेड को कंप्लीट करेंगे, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को, उसके बाद कौन सा आता है हमारा, बताओ, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद क्या था हमारा, कैपिटल गेन, और लास्ट में क्या था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सारे सेक्शन बताओ फटाफट। सबसे पहले क्या था, सैलरी हेड। सैलरी हेड कहाँ से कहाँ तक था, आँख बंद करके पीछे नहीं करना, 15 से लेकर 17 तक। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या था हमारा, बताओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 22 साल से 27 साल तक। ठीक है, फिर 28 से 44 क्या था, पीजीबीपी की इनकम थी। फिर क्या था, 45 से 55 क्या था, कैपिटल गेन था। और लास्ट में क्या था, बताओ क्या था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और उसका सेक्शन था सेक्शन 56 से लेकर 59। भूल गए थे ना, क्यों भूले, दोबारा से पक्के लर्न करो। समझ में आई बात। ठीक है, इसी तरीके से, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करो। थोड़े बनवा दो 1000 वगैरह सब्सक्राइबर, 1000 अभी। फिर लाइव एक ऑप्शन आता है कि जब आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो फिर लाइव क्लास लेने का एक ऑप्शन आता है। ठीक, उससे पहले हम नहीं ले सकते। तो अगर आप चाहते हो, फिर हम जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे फिर हम लाइव क्लास में हम पेपर 1 की स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 1 घंटे डेली पेपर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे।
एंड अब आपके हाथ में है, आप शेयर करो आगे से आगे। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अरे एक बार 20 मिनट की पूरी होने दो। बाय, हो गई।